Hello students. Today we are going to learn the second chapter of your book, history book, that is India events after 1960. ओके 1960 के बाद में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, विच आर द मेजर इवेंट्स, उसके बारे में अभी हमें इस चैप्टर में देखना है। तो ये यहाँ तक हो गया था आपका, ये चैप्टर हो गया था, आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि आपका करेक्शन जो कुछ भी है वो यहाँ से हो जाए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो ये जब आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक पीरियड है। एक्चुअली आपको पता है कि इंडिपेंडेंस कब मिला था इंडिया को, 15 अगस्त 1947। ओके, तो इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट इन 1947 CE, that is the common era. India accepted the constitutional framework in 1950, मतलब 1950 को, and become a sovereign democratic nation. सोवरेन मतलब क्या होता है, तो सार्वभौम, मतलब जो कुछ भी राइट्स है वो हमारे पास में आता है। एंड डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, तो लोकतंत्रात्मक, लोकशाही जहाँ पे है, लोग जहाँ पे इलेक्शन करते हैं, लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने लीडर से वो चुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक नेशन। ओके, सो द इंडियन सोसाइटी इज़ ए मल्टीकल्चरल है सोसाइटी हमारी। कैसे मल्टीकल्चरल है, तो आपने देखा जैसे स्टेट्स डिफरेंट है, उस तरह से लैंग्वेजेस है, कल्चर डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, उसके बाद में जो कुछ भी आपका जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो डिफरेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीकल्चर एंड पीपल ऑफ द वेरियस लैंग्वेजेस। ठीक है, यहीं पे देखिए दिया हुआ है वेरियस लैंग्वेजेस कौन सी है मेनली, तो देर आर दी मराठी, हिंदी, ठीक है, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, इस तरह से आप अपने नोटबुक में विच आर दी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ऐसा आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको लैंग्वेजेस की लिस्ट मिल जाएंगी, तो वो लैंग्वेजेस की लिस्ट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, तो उसके बाद में रिलीजन, तो सो ऐसे भी लिख सकते हैं विच आर दी मेजर रिलीजन इन इंडिया, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्धिस्ट। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इथनिसिटी मतलब विचारधारा किस तरह से है, एंड कास्ट लाइव टुगेदर, कास्ट मतलब क्या है, तो जैसे जात होती है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति, इस तरह से डिफरेंट कास्ट आर देयर। सो दीज ऑल आर लिविंग टुगेदर इन वन नेशन, दैट इज़ इंडिया। इंडिया में एक साथ में ये रह रहे हैं। तो अभी इसमें क्या क्या है, द इवेंट्स आफ्टर 1960, तो 1960 के बाद में क्या क्या हुआ, मेजर इवेंट्स क्या है। तो एक्चुअली ये जो पर्सन्स दिए हुए हैं, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने देखा है, जैसे कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आपका जो पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से जो कुछ भी स्टैम्प्स वगैरह है, तो स्टैम्प्स के ऊपर जैसे मान लो कि लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैम्प है, आप उनका फ़ोटो उसके ऊपर है, तो उनके फ़ोटो होने की वजह से उनका हम क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी जो है, उनकी जो कुछ भी पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी, पॉलिटिकल जो टाइम था उनका करियर था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली मतलब उस समय में क्या सिचुएशन रही होगी। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ लेते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व द डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी के बहुत सारे इश्यूज थे। इकोनॉमी मतलब क्या है, तो जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से, तो लोगों के पास में पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा बनता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से चेंज होता है, दैट इज़ ऑल इंक्लूड इन द इकोनॉमी। ओके, आफ्टर दैट पॉलिटिकल मीन्स क्या है, तो राजकीय, पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हुआ है, एंड द सोशल डेवलपमेंट, सोशल मतलब सामाजिक किस तरह से विकास हुआ है, वो ये जो इश्यूज़ है, ये 3 इश्यूज़ मेजर थे इंडिया के पास आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन,
प्लानिंग कमीशन मतलब क्या होता है, तो जिसको हम कहते हैं नियोजन आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन कहते हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कमीशन है, ओके। सो उससे हमें उसको ओवरकम करने के लिए दिस 3 इश्यूज मेजर, ओके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारा इकोनॉमिक जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए। तो इकोनॉमी यदि सॉल्व हो जाता है तो मैक्सिमम पॉलिटिकल और सोशल में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओके। उसके बाद में है ये ओके। सो इस तरह से मतलब ये एम्फेसिस है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दोनों के ऊपर, मतलब एम्फेसिस मतलब क्या होता है, तो फोकस करते हैं टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एलिमिनेट द पॉवर्टी इन इंडिया। एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना, पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी को हटाना, ओके। तो सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये जब हम करते हैं ये सारी चीज़, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, उसके बाद में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ओके। एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग several social reforms including policies and programs for the weaker section of society were sought to be implemented। तो एक वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, ठीक है, हर सोसाइटी में नहीं होता, इंडिया में मैक्सिमम है। तो उसमें देखिए सोशली जो बैकवर्डेड है, ओके, जिनको सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, उनको अच्छा समझा नहीं जाता, दैट इज़ कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं SC, ठीक है, ST या फिर OBC है, ठीक है। उसके बाद में है माइनॉरिटीज़, ओके। और कौन से वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन में हम जैसे देखते हैं तो वीमेंस, ओके, वीमेंस वीकर सेक्शन है। उसके बाद में चिल्ड्रंस आल्सो वीकर सेक्शन। तो दीज आर द वीकर सेक्शन। तो इसमें बचा कौन है, एक ही बचा है, यंगर क्लास, ओके। तो यंगर क्लास ही मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है हमारे कंट्री का, बाकी सब वीकर सेक्शन है, क्योंकि ओल्ड से लेके, चाइल्ड से लेके ओल्ड, उसके बाद में वीमेंस, अदर कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, इनके ऊपर मैक्सिमम मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में जो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जो यंगर क्लास है उनके ऊपर कुछ तो भी हैरेसमेंट वगैरह होता है, या तो मैक्सिमम इनके ऊपर ही होता है। तो दीज आर कॉल्ड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम्स, पॉलिसी मतलब क्या होता है, तो धोरण, ओके, एक धोरण हम बनाते हैं, और प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम, 1 साल भर चलाने वाला, 2 साल भर चलाने वाला, इस तरह से 5 ईयर प्लान्स वगैरह हम उसमें चेकआउट करते हैं, ओके। तो ये सब है, ये सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग है, इसको आप अच्छे से फिर से चाहे तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम 1960s, ओके, 1960s हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, इन द डिकेड्स ऑफ 1960s सेवरल इवेंट्स ऑकर which had a huge impact on the political situation in India। पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। द रीजन ऑफ गोवा, दीव दमन वेयर फ्रीड फ्रॉम द पोर्तुगीज एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो जैसे आपने देखा है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि गोवा, दीव दमन का कुछ रीजन जो है वो पोर्तुगीज़ के पास में था, ठीक है। सो पोर्तुगीज़ जब उन्होंने फ्री किया 1960s के बाद में, तो ये जो इंडियन फेडरेशन का भाग बना। तो गोवा तो स्टेट है, लेकिन दीव दमन क्या है, दिस इज़ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं। केंद्र के पास में इसके राइट्स होते हैं, सेंटर के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। गोवा हैव द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास में। तो अभी द टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड राइजिंग सिंस 1950। तो नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, जहाँ से नेपाल से लग के हुए तिब्बत, ठीक है, उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, तो उस एरिया में कुछ टेंशन बन गई थी कि मतलब इंडिया और चाइना के बीच में कुछ तो भी एक जो खींचातानी है वो चल रही थी, ओके। कल्मिनेटेड इन दी
वॉर, तो फिर वो किस में चेंज हो गया, वॉर में चेंज हो गया ऑफ 1962, 62 का युद्ध जिसको कहते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया और चाइना के बीच में। दिस वॉर फॉट इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन के ऊपर उसको लड़ा गया। ओके, तो हर जो कंट्री की जो बॉर्डर लाइन होती है, जैसे इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया अफगानिस्तान है, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान है, सबको एक एक नाम दिया होता है, जिससे इस तरह से नाम दिया है मैकमोहन लाइन। ओके, तो इंडिया, तो आप ढूंढिए इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्या कहा गया है, रेड क्लिफ कहा गया है। ठीक है, तो इसे आप ढूंढिए, बाकी के इट्स योर प्रिविलेज, आपके पास में गूगल है, इंटरनेट है, आप उसमें क्या टाइप करते हैं, दैट इज़ एनहांस टू योर डेवलपमेंट, आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। यदि आपने गलत सर्च किया तो आप गलत दिशा में बढ़ोगे, आपने सही, आपको जो चीज़ जाननी है वो आप सर्च करते हो तो आप सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। ओके, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री, उन्होंने क्या किया, लीड किया। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो विदेशी नीति होती है, विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति के लिए फिर उनको आर्किटेक्चर कहा जाता है। हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट, उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964, 1964 में उनकी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीड हिम एंड बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर उसके बाद में कौन बने, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का फ़ोटो है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोटो है। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर कश्मीर इशू इन 1965। ओके, तो सबसे पहला वॉर कौन सा है, आप देखिए, लिस्ट बना लीजिए, वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा एक लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए 1962 में किसका होता है, इंडिया चाइना, 1965 में किसका होता है, इंडिया पाकिस्तान, इस तरह से आप लिस्ट बनाइए। अप टू द कारगिल वॉर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज़, अभी यहाँ पे मतलब कि पाकिस्तान है और इंडिया है, तो उसके बाद में कौन काम कर रहा है, सोवियत यूनियन, मतलब रशिया। ठीक है, रशिया उसके बीच में इंटरफेयर कर रहा है। द लाल बहादुर शास्त्री गेव अ स्लोगन जय जवान जय किसान, उन्होंने क्या स्लोगन किया, जय जवान जय किसान। जिस तरह से किसान इम्पोर्टेंट है, जवान इम्पोर्टेंट है, उस तरह से एक दूसरे के लिए ये सप्लीमेंट्री है, कि मतलब ये दोनों का इम्पोर्टेंस किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, जय जवान जय किसान, मतलब जवान भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में किसान भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसानों की वजह से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, दे आर दी मेन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और जवान का क्या इम्पोर्टेंट है, तो दे आर डिफेंडिंग आवर नेशन, हमारे नेशंस को क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। दे आर दी सिक्योरिटी फॉर आवर रीजन, बॉर्डर पे वो तैनात रहते हैं ताकि हमारे देश के जो किसान हैं, बाकी के लोग हैं, वो सुरक्षित रह सके। which is highlighted in the importance of Indian soldiers and the Indian farmers। okay, Indian soldiers and Indian farmers के लिए the लाल बहादुर शास्त्री breathed his last at ताशकंद in 1966, ये उज़्बेकिस्तान का एक कैपिटल है। ठीक है, ताशकंद, वहाँ पे ताशकंद एक समझौता हुआ था ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, तो उस टाइम पे उनका वहाँ पे डेथ हो गया। ओके, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, उसका नाम है द ताशकंद फाइल्स। बहुत अच्छी मूवी है, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं कि उस टाइम पे इंडिया में और वो क्या क्या चल रहा था। इंदिरा गांधी बिकेम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। 1966 में फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज़ इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट। ठीक है, तो ये बिग मूवमेंट में रिजल्टेंट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब कौन सा है, तो वेस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का मेनलैंड, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब अभी जो बांग्लादेश है वो, उसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। ओके, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। तो ये कौन लीड कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान का मूवमेंट, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन
मुक्ति बाहिनी, ठीक है, मुक्ति बाहिनी उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। दिस क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल। तो ये जो था इसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे, और इसकी वजह से जो इंडिया अटैच था, मतलब बांग्लादेश से जो अटैच्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है इंडिया के, वो अटैच है, जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम है, तो वो क्या हो गया, अफेक्ट करना स्टार्ट कर गए। तो बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी कम्स टू इंडिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मिलियंस मतलब 10 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। अभी कहाँ पे आ गए, वो आसाम में है, उसके बाद मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, तो इस एरिया में उनका आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, तो एक मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, ताकि हम हमारे कंट्रीज़ के लोगों को भी संभालना है, और साथ में जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको भी समझना है। तो इस तरह से हमने आज ये यहाँ तक देखा है। अभी हम 1970s के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आप लाइन टू लाइन पढ़िए, और आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप रिपीटेडली देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।